जय हिंद दोस्तों, मैं शिवलाल पाठक आपका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बीएससी, बीए, बीकॉम सेकेंड ईयर के एफसी फर्स्ट यानी हिंदी पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने कुछ पाठों को पढ़ा लिया है। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले उसे भी जाकर देख लीजिएगा, आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आगे हम चीफ की दावत हमने पाठ पढ़ लिया था, उसके ऑप्शन हमने नहीं कर पाए थे तो यहाँ से शुरू करते हैं। चीफ की दावत लिखा था भीष्म साहनी ने। तो पहला ऑप्शन है, सामनाथ की माँ ने चीफ से अंग्रेजी में क्या कहा था। जब चीफ ने कहा था माँ से तो एक नंबर में है हाउ डू यू डू, दूसरा है हाउ डू, तीसरा है हाउ आर यू, चौथा है कुछ भी नहीं। तो जो सामनाथ की माँ ने चीफ से क्या कहा था अंग्रेजी में, हाउ डू। दूसरा, फुलकारी का क्या मतलब है। पहला, फूलों की कढ़ाई, दूसरा फूलों का वस्त्र, तीसरा फूलों का गुलदस्ता, चौथा फूलों की चादर। उत्तर है तीसरा, फूलों का गुलदस्ता। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, भीष्म साहनी का जन्म कहाँ हुआ था। पहला, रावलपिंडी में, दूसरा गुजरात में, तीसरा दिल्ली में, चौथा मध्य प्रदेश में। उत्तर है पहला, रावलपिंडी में। चौथा, चीफ की दावत कहानी के लेखक हैं। पहला भीष्म साहनी, दूसरा मोहन राकेश, तीसरा निर्मल वर्मा, चौथा कमलेश्वर। उत्तर है पहला, भीष्म साहनी। पांचवा, माँ ने चीफ को गीत सुनाया। तो माँ ने जो चीफ आए थे सोमनाथ के घर, तो कौन सा गाना सुनाया उनकी माँ ने। पहला, हरिया नी माए, दूसरा ओ मारिया, तीसरा कोई नहीं, चौथा देसी गीत। उत्तर है पहला, हरिया नी माए। इसके आगे का पाठ है विराम चिन्ह। ये एक संकलित है जिसमें सभी चिन्हों के बारे में बताया गया कि कौन सा चिन्ह कैसे बनाया जाता है। तो इसे हम अगले वीडियो में आपको हम बता देंगे, है ना। नाम बस लेके हम बता दे रहे हैं अभी। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, योजक, प्रश्नवाचक, विस्मय आदि, बोधक, अभ्यारण चिन्ह, कोष्टक, विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, संक्षिप्तक, हंसपद, समाप्ति सूचक, लोप निर्देशक, पुनरुक्ति बोधक, तुल्यता सूचक, संकेत सूचक। अब ऑप्शन में इसके आ जाते हैं हम। पहला है, विराम लेने से वक्ता का भाव स्पष्ट होता है। पहला, लिखने का, दूसरा चुप रहने का, तीसरा सुनने का, चौथा बोलने का। तो देखिए इसमें वक्ता शब्द आ गया, वक्ता यानी बोलने वाला, तो बोलने में ही इसका भाव स्पष्ट होगा। तो उत्तर हो जाएगा चौथा, बोलने का। दूसरा, हिंदी भाषा में विराम चिन्ह आए हैं। पहला फ्रेंच भाषा से, दूसरा संस्कृत भाषा से, तीसरा रूसी भाषा से, चौथा अंग्रेजी भाषा से। तो उत्तर है पहला, फ्रेंच भाषा से हिंदी भाषा में विराम चिन्ह आए हैं। तीसरा, अल्प विराम का अर्थ होता है। पहला, अंत में रुकना, दूसरा देर तक रुकना, तीसरा बीच बीच में रुकना, चौथा थोड़ी देर रुकना। तो उत्तर है चौथा, थोड़ी देर रुकना। चौथा, पूर्ण विराम बोध करवाता है। पहला, वाक्य की पूर्णता का, दूसरा वाक्य के अधूरेपन का, तीसरा वाक्य की अपूर्णता का, चौथा वाक्य की सार्थकता का। उत्तर है पहला, वाक्य की पूर्णता का। पांचवा, कथन में जिज्ञासा या संभावना का बोध करवाने वाला चिन्ह कहलाता है। पहला, विवरण सूचक चिन्ह, दूसरा प्रश्नवाचक चिन्ह, तीसरा समाप्ति बोधक चिन्ह, चौथा विस्मय बोधक चिन्ह। उत्तर हो जाएगा चौथा, विस्मय बोधक चिन्ह। फिर अगला पाठ है अपना, चली फगुनहट बौरे आम, इकाई 3, ललित निबंध। तो चली फगुनहट बौरे आम क्या है, कौन सी विधा है,
ललित निबंध। इसे लिखा है विवेकी राय ने। विवेकी राय ने। लेखक परिचय इनका, तो विवेकी राय का जन्म 19 नवंबर 1924 को गाजीपुर में हुआ था। इनकी मृत्यु 2 नवंबर 2016 में वाराणसी में हुई। शिक्षा इन्होंने एमए पीएचडी कर रखी थी। हिंदी तथा भोजपुरी के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार थे। कविता, कहानी, उपन्यास, ललित निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण आदि विधाओं में 60 से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। उनके साहित्यिक अवदान पर 60 से भी अधिक शोध कार्य हुए। ललित निबंध विधा में इनका नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय की परंपरा में गिना जाता है। प्रमुख कृतियां हैं इनकी। प्रमुख रचनाएं, किसानों का देश निबंध लिखा था इन्होंने 1956 में। समर से शेष है कहानी संग्रह है। सोना माटी उपन्यास है 1983 में लिखा। उठ जाग मुसाफिर ललित निबंध 2012 में आदि इन्होंने लिखा। याद रखिएगा, कृतियां और रचनाएं दोनों एक ही हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होया करिए। सम्मान, तो विवेकी राय को सम्मान की प्राप्ति हुई। शरद जोशी पुरस्कार मध्य प्रदेश 1997 में, यश भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश में 2006 में सहित अनेक शीर्ष सम्मान इनको प्राप्त हुए। तो चली फगुनहट बौरेआम, यह एक ललित निबंध विधा है। इसे लिखा है विवेकी राय ने। वह बेकारी बेरोजगारी से नहीं डरी, भ्रष्टाचारी महंगाई से नहीं मरी, वह नई जन चेतना की भांति फिर उमड़ आई और छा गई कलिन में, कूलन में, केलिन में और पद्माकर के कछारन में। जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वातावरण ऐसा कि बिहारी की नायिका के नैन की नई रुखाई बनकर और चित्त चीखने का संदेश लेकर पत्ते खड़खड़ाकर उड़ने लगे। दिल धक धक करने लगा। वह हा हा हू करती खड़जंग पछिया आखिर ऐसी बकटुट होकर काहे धवाही मार रही है। कौन सी आंखें देख ली एक बांस ऊपर पतंग, टंगते टंगते कमल वनों से लौटी सुरभि सेना उखड़ गई। सनकी से नए नए शरीफ बवंडर पता नहीं धूल उड़ाते किधर चले। आपने ठीक कहा, ऋतुएं तो और भी बदलती हैं, पर बाहर भीतर ऐसा कहाँ बदलता है। कहाँ कब आंगन में काग बोलकर पिय आवन का शुभ सगुन उचारता है। किसी की अंगिया कब कौन सोने में भौर देता है। कैसे अनजाने स्वर खींचकर द्रुत विलंबित हो गया। देखो बारात निकली घरों से, घूसले से, मड़इयों से, माद से, चलो खेत की ओर। हाथ में लाठी रस्सी, मुंह में मीठी हंसी और अंग अंग फागुन के रंग उमगाने सब अंग अंग। बनिहार नहीं फागुनी रसिया जिनके हाथों के झंडे पर बिना हथौड़े। याद रखिएगा, फागुन की बात हो रही है इसमें, है ना। भैरवी का खेत में साक्षात्कार कुछ अर्थ रखता है, जहां अगणित काल भैरविया रंग बिरंगी तितलियों के पंखों पर उतरती है, मटर सरसों के फूलों पर रंग रेलियां करती हैं। कोमल स्पर्शी श्यामली अरहर के फूलों से फगुआ मांगती है। तो कोमल स्पर्शी श्यामली अरहर के फूलों से फगुआ मांगती है। वहां फागुन खड़ा जाएगा लेता है। क्या वह निरा खाक फाकने उतरा गांव की गलियों में। फगुनहट के रंग में डूब जाते सूखा अकाल, घेराव पथराव, नारे जुलूस, आंदोलन हड़ताल और विरोध विद्रोह, सब कुछ भूलकर हड़बड़ाए लोग चिल्ला उठते पलाश अमलतास की जय, चंदा चमेली की जय, गुल सब्बो जिंदाबाद।
मल्लिका कचनार जिंदाबाद। हेमंत के हिप्पी की जोगानी में रात मसाल लिए खुद खड़ी रहती है। जोगी जी चुप्पी रही जा सुनी लो मेरी बानी, यदि नहीं तो भरो जोगिन का पानी। डम डमाडम डम, अब बजाओ नागड़ धिन्ना, अब मजा है ढेड़ घड़ी का। एक्सीडेंट मना है 150 गंजेड़ी भंगेड़ी, ना एक जोगड़ा फट पड़ा मजबे में। कैसे कैसे धरती डोले, कैसे कैसे धरती डोले, कैसे डोले आसमान, कैसे कैसे लंका डोले, कैसे जिए इंसान, जवाब नहीं मस्ती का। तो ऑप्शन है पहला, बेकार बेरोजगारी भ्रष्टाचार और महंगाई से कौन नहीं डरी। पहला, बरसात की हवा, दूसरा फागुन की हवा, तीसरा लेखक की प्रतिभा, चौथा पद्माकर की कविता। उत्तर है दूसरा, फागुन की हवा। दूसरा, जब भी बदलता है तगड़े में बदलता है यह मौसम भीतर वाला। इस कथन में लेखक ने किस मौसम के बदलने की ओर संकेत किया है। पहला, बरसात का मौसम, दूसरा फागुन का मौसम, तीसरा लेखक का अंतःकरण, चौथा पद्माकर की कविता। उत्तर हो जाएगा दूसरा, फागुन का मौसम। तीसरा, लेखक के अनुसार किस ऋतु के बदलने से बाहर भीतर सब कुछ परिवर्तित होने लगता है। उत्तर पहला वर्षा, दूसरा बसंत, तीसरा शिशिर, चौथा शीत। उत्तर है दूसरा बसंत। चौथा, बनिहार शब्द का क्या अर्थ है। पहला, फसल कटाई का फसल के रूप में ही मजदूरी लेने वाला मजदूर, दूसरा फसल उगाने वाला किसान, तीसरा फागुन का दूत, चौथा हार जाने वाला मनुष्य। उत्तर है पहला, फसल कटाई का फसल के रूप में ही मजदूरी लेने वाला मजदूर। पांचवा, भैरवी श्यामली अरहर से क्या मांगती हैं। पहला फगुआ, दूसरा दुआ, तीसरा शुल्क, चौथा अरहर की दाल। अभी हमने आपसे बताया था कि कोमल स्पर्शी श्यामली अरहर के फूलों से फगुआ मांगती है। तो क्या मांगती है, पहला फगुआ मांगती है। इसके बाद का पाठ है इंद्रधनुष का रहस्य। यह क्या है, इंद्रधनुष का रहस्य एक वैज्ञानिक लेख है। इसे किसने लिखा था, डॉक्टर कपूरमल जैन ने। डॉक्टर कपूरमल जैन ने इसे लिखा था। इनका लेखक परिचय है। इनका जन्म 1 जुलाई 1950 को मध्य प्रदेश के धार जिले में हुआ था। प्रकाशित पुस्तकें हैं इनकी, हरि राय 1905 में, भौतिकी की क्रांति, घर घर में विज्ञान, भौतिकी की विकास यात्रा, न्यूट्रॉनों की दुनिया, थिंकिंग फिजिक्स, दिस वे बनना एवं वैज्ञानिक का आदि उच्च स्तरीय विज्ञान पुस्तकें। 170 से अधिक शोध पत्र तथा लेख प्रकाशित इन्होंने किया। सम्मान इनको प्राप्त हुआ है श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान, यह एक शिक्षक भी रहे हैं। अनुसृजन सम्मान डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा सृजन सम्मान 2009 में प्राप्त हुआ। सर सीवी रमन विज्ञान संचार सम्मान 2015 में इन्हें प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग में भौतिकी के प्राध्यापक, प्राचार्य तथा संयुक्त संचालक रहकर सेवानिवृत्त हुए। इंद्रधनुष का रहस्य लेख मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल से प्रकाशित डॉक्टर कपूरमल जैन की पुस्तक जिज्ञासाओं के गर्भ में वैज्ञानिक चेतना 1995 से संकलित है। चलिए स्पेक्ट्रम क्या है। तो स्पेक्ट्रम वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाला एक अति विशिष्ट शब्द है, लेकिन आज जन सामान्य की विज्ञान से निकटता ने इसे बहुआयामी स्वरूप प्रदान करके एक प्रचलित शब्द बना दिया है। स्पेक्ट्रम का अर्थ किसी
भी राशि की क्रमवार जमावट से है और क्रमवार जमावट बिना किसी निश्चित आधार के नहीं हो सकती। ये आधार अलग अलग भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी स्कूल की व्यायाम की कक्षा में लगने वाली लड़कों की कतार का आधार उनकी ऊंचाई होती है, जबकि पारितोषिक वितरण के दौरान लगने वाली कतार का आधार प्रतियोगिता की प्रवीणता होती है। इसी तरह राशन अथवा सिनेमा की टिकट लेने के लिए लगी कतारों का आधार क्रेता के पहुंचने का समय होता है। अतः किसी एक आधार को मानकर किसी भी प्रकार की क्रमवार जमावट की जा सकती है। इसके विपरीत अगर हमें पहले से ही कोई क्रमवार जमावट मालूम हो तब हम उसका आधार ढूंढ सकते हैं। हम आपको इसमें बहुत ही जो महत्वपूर्ण है उसे बताएंगे, है ना। हमारी पृथ्वी सूर्य की तुलना में 3,33,000 गुना छोटी है। कौन? हमारी जो पृथ्वी है सूर्य से कितनी छोटी है? 3,33,000, लगभग 3,33,000 गुना छोटी है। याद रखिएगा, प्रश्न में आ सकता है। 3,33,000 गुना छोटी है। कौन छोटी है? पृथ्वी छोटी है। किससे? सूर्य से। तथा वह सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर भी स्थित है। और सूर्य से कितनी दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। याद रखिएगा, जो हमारी पृथ्वी है वह सूर्य से लगभग 3,33,000 गुना छोटी है और लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। अतः सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर हमेशा लगभग समांतर किरणों के रूप में ही पहुंचता है। सामान्यतः ये किरणें जल बूंदों में प्रवेश करने के पश्चात विचलित होकर बाहर निकल जाती हैं, लेकिन जल बूंदों से बाहर निकलते समय वहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन की एक अन्य संभावना भी मौजूद रहती है। हमें ज्ञात है कि सूर्य के प्रकाश की किरणें पृथ्वी की ओर समांतर किरणों के रूप में आती हैं। यही कारण है कि दर्शक की आंख और सूर्य को मिलाने वाली रेखा भी इन किरणों के ही समांतर होती है। उदाहरण के लिए 42 डिग्री का कोण बनाने वाली किरणें लाल रंग की होती हैं। तो याद रखिएगा, 42 डिग्री का कोण बनाने वाली किरणें कैसी होती हैं? लाल रंग की होती हैं। जबकि अन्य रंगों की किरणें इससे कम कोण बनाती हैं। बैंगनी प्रकाश की किरणें सबसे कम यानी 38 डिग्री का कोण बनाती है। याद रखिएगा, 42 डिग्री का कोण बनाने वाली किरणें कैसी होती है? लाल रंग की। और जो सबसे कम कोण बनाती है 38 डिग्री, वह होती है किस रंग की? बैंगनी रंग की। इसके बाद सन 1669 में किए गए अपने इन प्रयोगों के दौरान न्यूटन ने यह भी देखा कि प्रिज्म से निकले विभिन्न रंगों के प्रकाश हर बार यह निश्चित क्रम में ही जमे हुए रहते हैं। जैसे पहले लाल, फिर उसके नीचे क्रमशः नारंगी, पीले, हरे, नीले, जामुनी व अंत में बैंगनी रंगों का यह क्रम कभी नहीं बदलता। इसलिए विभिन्न प्रकाश रंगों की इस जमावट को न्यूटन ने वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम नाम दिया तथा सूर्य के प्रकाश से मिलने के कारण यह सौर स्पेक्ट्रम हुआ। न्यूटन ने इस बात पर भी गौर किया कि इंद्रधनुष को बनाने वाले विभिन्न रंगों का क्रम भी सौर स्पेक्ट्रम की ही भांति रहता है। अतः उनकी नजर में इंद्रधनुष भी एक स्पेक्ट्रम बन गया। लेकिन आकाश में यह स्पेक्ट्रम कैसे बनता होगा? एक अत्यंत सरल प्रयोग में उन्होंने एक बारीक छिद्र से आने वाले सूर्य के प्रकाश को कांच के एक त्रिफलक
टुकड़े यानी प्रिज्म से गुजारा। इस प्रयोग के दौरान उन्होंने देखा कि उसमें से बैंगनी, जामुनी, नीले, हरे, पीले, नारंगी और लाल के कुल 7 तरह के प्रकाश निकल रहे हैं। इस अत्यंत विस्मयकारी दृश्य ने न्यूटन को प्रभावित किया था। इसके बाद अपन ऑप्शन में चलते हैं। तो पहला ऑप्शन है जल बूंदों से अलग अलग रंगों के प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। क्या बनता है? रुक जाइए। पहला है इंद्रधनुष, दूसरा है स्पेक्ट्रम, तीसरा है शंकु, चौथा है वृत्ताकार आकृति। उत्तर हो जाएगा दूसरा, स्पेक्ट्रम। दूसरा, प्रिज्म से बाहर निकलकर आने वाले सूर्य के प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं? पहला 3, दूसरा 7, तीसरा 9, चौथा 12। उत्तर है दूसरा 7। चमकदार सतह से टकराकर प्रकाश अपने मार्ग बदल लेते हैं, इसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं तो इसे अपवर्तन कहते हैं। प्रिज्म से निकलने वाले रंग एक निश्चित क्रम में जमे हुए रहते हैं। 1669 में सबसे पहले इसे किस वैज्ञानिक ने देखा? उत्तर है पहला ग्रिमाल्डी, दूसरा विले ब्रोड स्नेल, तीसरा न्यूटन, चौथा एरेकमस बार्थोलिनस। उत्तर है तीसरा न्यूटन। पांचवा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। पहला 15 करोड़ किलोमीटर, दूसरा 1.5 करोड़ किलोमीटर, तीसरा 15 लाख किलोमीटर, चौथा 1.5 लाख किलोमीटर। उत्तर है पहला 15 करोड़ किलोमीटर। इसके बाद संधि में आ जाते हैं। संधि इसे शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, यदि आपको पहचानना है कि दीर्घ कोई संधि कितने प्रकार की होती? 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहला स्वर संधि, तो स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला दीर्घ संधि, जिसमें छोटा या बड़ा या ये दोनों यदि मिल रहे हैं, जैसे मत अनुसार, मतानुसार जैसे होता है, तो मत धन अनुसार, तो दोनों साइड आ जुड़ रहा है। उसी प्रकार जैसे धर्मांध, धर्म धन अंध, आ जुड़ रहा है। छोटा या बड़ा या छोटी बड़ी, यानी इसी प्रकार का यदि मेल मिल रहा है तो वो कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण संधि। तो गुण संधि कब होता है? जब सभी जो मिल रहे हो, इनको क्या मात्राएं बोलते हैं, जब मात्राएं अलग अलग होती हैं तो यह गुण स्वर संधि हो जाती है। जैसे शुभ, शुभेच्छा, तो शुभ धन इच्छा, तो शुभ में आ बचा और यहाँ ई बचा, तो आ और ई जब मिलते हैं तो यह गुण संधि हो गई। शुभेच्छा। महेंद्र हो गया तो महाधन इंद्र, तो आ ई हो गया, तो यह गुण स्वर संधि है। तीसरा वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि के लिए कैसे पता करेंगे? यदि आ के साथ ए जुड़ जाए या आ के साथ ए जुड़ जाए तो होगा, जैसे एक एक, तो एक धन एक, तो इसमें ए आ अनार का में आ गया अपना, और ए, तो ए हो गया, तो ये हो जाएगा अपना वृद्धि स्वर संधि। ध्यान रखिएगा, गुण संधि में जो आ और ए का कोई संबंध नहीं होगा, या फिर ई या ई या ए का संबंध नहीं होगा। जो ए वाला है वो केवल किसमें है? वृद्धि संधि में है। यण संधि, तो यण संधि में ई धन ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो, जैसे ई धन आ,
जैसे उल्टा हो गया, पहले आ अनार होना चाहिए फिर इमली होना चाहिए, लेकिन इसमें उल्टा है, ई फिर आ रहा है। इसी प्रकार 2-3 प्रकार के आएंगे, तो ये सभी कौन से होंगे, यड़ संधि के। जैसे अति धन अधिक, अत्याधिक, अत्याधिक होता है तो पहले ई आ जाता है फिर आता है। जैसे अत्यंत तो अति धन अंत तो अत्यंत, ये सभी यड़ संधि है। फिर 5वीं आयादी स्वर संधि, यदि ए के बाद आ जाए। अभी किसके बाद, ई और ऊ की बात हो रही थी ये अड़ संधि में, लेकिन अब ए एड़ी आ जाए और ओ ओखली आ जाए, इसके बाद आ अनार यदि आता है तो ये हो जाएगा आयादी संधि। जैसे चे धन अन चयन, ने धन अन नयन, ये सभी कौन सी संधि, आयादी संधि। अब हम आते हैं व्यंजन संधि में। तो व्यंजन संधि में यदि व्यंजन के बाद स्वर शब्द जुड़ता है तो वह हो जाएगा अपना व्यंजन। स्वर या व्यंजन कुछ भी जुड़ सकता है। तो जैसे हो गया दिगंबर, तो दिक धन अंबर का एक क्या है, व्यंजन है, और उसके बाद अंबर तो आ क्या है, एक स्वर है, ये जुड़ गया है तो हो जाएगा अपना दिगंबर, यह एक व्यंजन संधि है। जगत धन नाथ, जगन्नाथ, तो इसमें ता और ना दोनों क्या है, व्यंजन है, तो फिर भी यह व्यंजन संधि है। इसके बाद विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग के पश्चात जैसे आहा, बीच में 2 बिंदी आ जाती है ना, यदि वो है उसमें तो ये हो जाएगा। जैसे नि धन रस बराबर निरस, तो जो रा रस्सा है बीच में, तो वो रा रस्से की जगह अपना 2 बिंदी आ गई है, तो उसी को हो गया निधन रस। तो यह हो जाएगा विसर्ग संधि की जो पहचान है, वो यदि 2 बिंदी है उनमें तो वो हो जाएगा विसर्ग संधि। इसके बाद ऑप्शन में कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट दिया संधि विच्छेद कीजिए। जैसे परमाणु लिखा है तो परमाणु का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, परम धन अणु। अब इसका हमें जानना है, मान लीजिए संधि क्या होगी, तो आ दोनों मिल रहे हैं तो दीर्घ स्वर संधि होगी। महाशय तो महाधन आशय, तो ये हो जाएगा, ये भी दीर्घ स्वर संधि होगा। पवन, जैसे पौधन अना पवन है ना। फिर प्रतीक्षा, प्रति धन इच्छा, उन्नति उन्नधनति। संधि का प्रकार बताइए। विद्यालय, विद्यालय कौन सी संधि है, विद्या धनालय, दीर्घ स्वर संधि। प्रत्येक, तो प्रति धन एक, हमने आपको बताया था ई और ए, ई और ए के लिए हमने क्या बताया था, ये हो जाएगा अपना गुण संधि। यण संधि होगा, ठीक है। इसके बाद जैसे लिखा है नरा धन इंद्र, इसको बनाना है पूरा, क्या लिखा है, तो नरा धन इंद्र यानी नरेंद्र, नि धन तेज निर्तेज, स्व धन इच्छा स्वेच्छा, चरण धन अमृत चरणामृत, अति धन अधिक अत्याधिक, सत धन जन सज्जन, नि धन रोग निरोग, महाधन आशय महाशय, महाधन आशय क्या हो जाएगा, महाशय, महाधन उदय महोदय, महाधनीश महेश, महाधन ऋषि महर्षि। चलिए दोस्तों अगला पाठ पढ़ते हैं। इकाई 4 सपनों की उड़ान, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई। एपीजे अब्दुल कलाम को आप जानते ही होंगे, हमारे भारत के मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है। मनुष्य स्वभावतः स्वप्नदर्शी है, वह कल्पनाशील भी है, यानी वह स्वप्न देखता है और कल्पना करता है। कल्पना के रेशमी धागों से मनुष्य अपने भविष्य के सुखमय स्वप्न सजोता है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, कल्पना के रेशमी धागों से क्या करता है आदमी, मनुष्य अपने भविष्य के सुखमय स्वप्न सजोता है। किसमें, कल्पना के रेशमी धागों से। यह उसकी सहज प्रवृत्ति है। इन्हीं कल्पना प्रसूत स्वप्नों से वह अपने कार्य की दिशा निश्चित
करता है और तदनुसार व्यवहार करता है। अपने स्वर्णिम सपनों को साकार करने का प्रयत्न है। कोमल कल्पनाएं कोई स्वप्न सजो सकती है, किंतु साकार वे ही स्वप्न हो पाते हैं जो यथार्थ स्थितियों के निकट होते हैं। प्रख्यात कवि हरिवंश राय बच्चन ने निम्नांकित पंक्तियों में इस तथ्य को प्रस्तुत किया है। कौन कहता है कि सपनों की न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। इनका कहना है कि सभी अपने समय पर स्वप्न तरह तरह के देखते हैं। स्वप्न आता स्वर्ग का दृग कोर को में दीप्ति आती, पंख लगे पगों को ललकती उन्मुक्त छाती। रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर लें। उनका कहना है कि यदि आप ऊपर मंजिल में पहुंच भी जाएं, लेकिन आपका पैर धरती में होना चाहिए, आपको अहंकार नहीं आना चाहिए। इस पार्ट को पूरा ही कर लेते हैं, पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, धरती से जुड़कर स्वर्ग का स्वप्न देखने वाले कवि, कलाकार, वैज्ञानिक की तरह मैं DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गया। अर्थ और विदेश भ्रमण का मोह मनुष्य की सहज दुर्बलता है। इस दुर्बलता पर विजय होना ही महानता है। डॉक्टर कलाम ने मानवीय दुर्बलताओं पर विजय पाकर देश सेवा के उच्च आदर्श को प्रस्तुत किया। यह उदात्त आदर्श पालन उनकी महानता का परिचायक है। प्रायः मनुष्य तुच्छ स्वार्थों के लिए उच्च आदर्श की उपेक्षा कर देता है। उसकी व्यवसाय बुद्धि उसे तात्कालिक लाभ की ओर धकेलती है और वह उदात्त भावों का गला घोंटकर मानव मूल्यों को त्याग कर उच्च आदर्श पालन से विमुख हो जाता है। आदर्श पालन का सुफल उसे वरदान सिद्ध होता है। डॉक्टर कलाम के संदर्भ में भी यह बात सही है। निष्काम निष्प्रह भाव से देश भाव के लिए, देश सेवा के लिए देश में ही रहने का निर्णय लेते समय डॉक्टर कलाम ने कभी सोचा भी ना होगा कि उनकी निष्काम देश सेवा का फल उन्हें देश के राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने के रूप में मिलेगा। बहुत संभव है कि यदि डॉक्टर कलाम अन्य सामान्य जनों की भांति विदेश चले जाते तो शायद कहीं अधिक धन अर्जित कर लेते, किंतु तब ये भारत के राष्ट्रपति होने का गौरव कदापि प्राप्त नहीं कर पाते। उल्लेखनीय है कि धन बहुत से लोग अर्जित कर लेते हैं, किंतु ऐसे महान पदों पर आसीन होना बिरलों को ही नसीब होता है। निष्काम कर्मयोगी के प्रति प्रकृति कितना सदैव होकर न्याय करती है, यह डॉक्टर कलाम की दुर्लभ एवं अपूर्व उपलब्धियों से स्वतः प्रमाणित है। परिश्रमी और लगनशील व्यक्तित्व के धनी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम ने डॉक्टर आर वरदराजन के निर्देशन में सुपरसोनिक टारगेट एयरक्राफ्ट बनाने का कार्य आरंभ किया। याद रखिएगा, किसके मार्गदर्शन में? डॉक्टर आर वरदराजन के मार्गदर्शन में। किसका? सुपरसोनिक टारगेट एयरक्राफ्ट बनाने का कार्य आरंभ किया। इस क्षेत्र में उन्होंने अनेक नवीन तकनीकियों की खोज की तथा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट बेंगलोर में कार्य किया। यहाँ पर वैज्ञानिक विकास प्रतिष्ठान ADE में स्वदेशी होवर क्राफ्ट को डिजाइन करने का कार्य उन्हें सौंपा गया। डॉक्टर कलाम ने इस दायित्व को निष्ठापूर्वक पूर्ण किया तथा उनकी टीम द्वारा विकसित किया गया होवरक्राफ्ट नंदी नाम से अस्तित्व में आया। नंदी की सफल उड़ान से प्रेरित होकर डॉक्टर कलाम ने उससे भी अधिक शक्तिशाली विमान बनाने का निश्चय किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम सन 1962 से 1983 के मध्य भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में अनेक पदों पर कार्यरत रहे। 1962, 62, 8, 70, 10, 80, 18, 2, 20, 21 यानी 21 साल तक इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान में कार्य किया।
पास्त्र प्रणालियों पर कार्य किया। उनके कुशल मार्गदर्शन में रोहिणी नामक उपग्रह सन 1980 में कक्षस्थ हुआ। कौन सा? रोहिणी नामक उपग्रह सन 1980 में। इस सफलता के लिए 25 जनवरी सन 1981 को डॉक्टर कलाम पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किए गए। तो जो रोहिणी नामक उपग्रह इन्होंने छोड़ा था 1980 में, उसी की वजह से इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त हुई। कब? 1981 में 25 जनवरी। सन 1982 में उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का कार्यभार ग्रहण किया। यह कार्य करते हुए उन्होंने अनेक प्रकार की छोटी, बड़ी और मध्यम कोटि की मिसाइलों और प्रक्षेपास्त्रों का विकास किया। सामरिक महत्व की ये मिसाइलें राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से विशेषतः महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। अपने मित्रों और सहभागियों के मध्य मिसाइल मैन के नाम से चर्चित डॉक्टर कलाम की उपलब्धियों में जमीन से जमीन पर मार करने वाले इस प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण 27 जुलाई 1983 को हुआ। इसकी सफलता से उत्साहित डॉक्टर कलाम ने सन 1985 में त्रिशूल, सन 1988 में पृथ्वी और सन 1990 में नाग एवं आकाश नामक प्रक्षेपास्त्र विकसित किए। इन अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए सन 1990 में ही पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। 25 नवंबर सन 1997 को डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत रत्न की गरिमामय उपाधि से अलंकृत हुए। याद रखिएगा, 25 नवंबर सन 1997 को डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत रत्न की गरिमामय उपाधि से अलंकृत हुए। देश का यह सर्वोच्च सम्मान उनके महान व्यक्तित्व के अनुरूप था। मई 1998 में उनके कुशल निर्देशन में पोखरण में अनेक परमाणु बम विस्फोट करवाए गए। इनकी अभूतपूर्व सिद्धि ने न केवल वैज्ञानिक कलाम की कीर्ति में 4 चांद लगाया, अपितु देशवासियों को भी सुरक्षा के संबंध में नया आत्मविश्वास दिया। पोखरण में हुए सफल परीक्षणों से डॉक्टर कलाम भारत में परमाणु अस्त्र एवं प्रक्षेपास्त्र चालन व्यवस्था के जनक के रूप में प्रख्यात हो गए। किस नाम से प्रख्यात हो गए? परमाणु अस्त्र एवं प्रक्षेपास्त्र चालन व्यवस्था के जनक। डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन में 18 जुलाई सन 2002 का दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा। सबसे ज्यादा 18 जुलाई सन 2002 का दिन। इस दिन वे विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति बने, यानी अपने विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति बने, यानी जो अपने भारत के राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो कितने नंबर के थे? 12वें नंबर के थे। कब? 18 जुलाई सन 2002 को। वैश्विक शक्तियों की भी अत्यंतम सामरिक संबद्धता से सशंकित डॉक्टर कलाम ने देश की सुरक्षा के लिए जीवन अर्पित किया। यथार्थ के कठोर धरातल पर जीने वाले इस स्वप्नदर्शी का मन देश के गौरव और अस्मिता की रक्षा के लिए अत्यंत सतर्क और चिंतित था। उनकी सतर्कता और चिंता का बोध उनकी निम्नांकित पंक्ति से होता है। हमें ऐसी दूरदर्शिता चाहिए एवं ऐसी दूसरी दृष्टि 2020 जिससे हमारा देश भारत आगामी 20 वर्षों में विकसित वैज्ञानिक देश में परिवर्तित हो जाए। देश के राष्ट्रपति के रूप में उनके संबोधन की ये पंक्तियां केवल उनका शब्द संदेश ही नहीं है, अपितु उनका स्वप्न भी है, जिसे साकार करने के लिए उनके वैज्ञानिक, याद रखिएगा उनका स्वप्न क्या है कि हमें ऐसी दूरदर्शिता चाहिए एवं ऐसी दूसरी दृष्टि 2020 जिससे हमारा देश भारत आगामी 20 वर्षों में विकसित वैज्ञानिक देश में परिवर्तित हो जाए। प्रतिभा और अनुसंधान वृत्ति सतत सक्रिय है। यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि अनेक उच्च पुरस्कारों से अलंकृत भारत के विचारक सदा सफल होते रहे हैं। विश्व ने देश, जाति, धर्म आदि की संकीर्ण सीमा में ऊपर उठकर उनका स्वागत किया है, उन्हें सराहा है।
हमारे देश में भी ऐसी स्वप्नदर्शी विभूतियों की कमी नहीं है, जिन्होंने अपने शुभ स्वप्न साकार कर अखिल विश्व को प्रभावित किया है। भारतवर्ष के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी आधुनिक भारत की ऐसी ही स्वप्नदर्शी विभूति हैं। उन्होंने अपने सपने को साकार किया है। कहा जाता है कि कार्य की महानता, कार्य की सफलता साधनों से नहीं, शक्ति से याद होती है। बहुत ही विशेष और मोटिवेशनल लाइन है कि कार्य की सफलता साधनों से नहीं, शक्ति से होती है। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपरणे नोपकरणे। बहुत से साधन संपन्न जन जिन कार्यों को नहीं कर पाते, उन्हें सामान्य से लगने वाले लोग अपनी लगन, अध्यवसाय, आत्मविश्वास और सूझबूझ से पूर्ण कर दिखाते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के संदर्भ में भी यह तथ्य पूर्ण रूपेण सद सिद्ध होता है। उनका जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु प्रांत के रामेश्वरम नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता श्री जैनुल आब्दीन निम्न मध्य वर्गीय परिवार से संबद्ध थे। भरे पूरे परिवार में कम आमदनी के कारण अर्थ अभाव बना रहना स्वाभाविक था। अतः बालक अब्दुल को अध्ययन आदि के लिए वे सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकी, जो कि महानतम उपलब्धियों के अर्जन के लिए आवश्यक समझी जाती हैं। फिर भी बालक अब्दुल ने परिश्रम पूर्वक महानतम उपलब्धियां अर्जित की। एक सामान्य परिवार के सदस्य का अपने व्यक्तित्व के बल पर राष्ट्रपति बनना निश्चय की महत्वपूर्ण घटना है। जो लोग अपनी असफलताओं को ढकने के लिए सुविधाओं और साधनों की कमी का रोना रोते हैं, उन्हें ऐसी अपूर्व सफलताओं से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। व्यक्तित्व के विकास यानी कहना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कि अपने किसी भी चीज में असफल होने के बाद आप कारण ना बताएं कि साधनों की कमी थी। कमी जो भी रही हो, आप अपने आप में उसको कमी मानिए और उस कमी को दूर करने का प्रयास कीजिए। व्यक्तित्व के विकास में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बालक पारिवारिक वातावरण में संस्कार ग्रहण करता है। माता पिता का आचरण उसके भावी जीवन की दिशाएं रेखांकित करता है। उनके विचार पारिवारिक वातावरण में पुष्ट हुए। उन्होंने अपने पिता से ईमानदारी, अनुशासन और श्रमशीलता विरासत में पाई। इन गुणों में उनके भावी जीवन को आलोकित कर उन्हें सफल वैज्ञानिक बनाया। अपनी माता से उन्हें ईश्वरीय अस्तित्व में आस्था तथा दीन दुखियों के प्रति करुणा के भाव मिले। माता पिता के इन सद्गुणों ने डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम की प्रारंभिक शिक्षा उनके पैतृक गांव रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में ही संपन्न हुई। अपनी लगन और